तो बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे थे। आज हम एलिप्स के कुछ क्वेश्चंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के आपको करवाएंगे, ठीक है ना। तो एलिप्स के कुछ क्वेश्चन करवाने के पहले हम एलिप्स की कुछ बेसिक बातें बताएंगे, उनको आपको ध्यान में रखना है बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजुकल टू 1। ये एलिप्स का इक्वेशन होता है। इस एलिप्स का यदि हम फिगर बनाएं तो ये हमारा इस एलिप्स का इस टाइप का फिगर बनता है। ये हमारा इस एलिप्स का फिगर होता है, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एलिप्स के ऊपर कोई जर्नल पॉइंट होता है, ये मान लो ओरिजिन है, ये कोई जर्नल पॉइंट है। इसके जो जर्नल कोऑर्डिनेट लेते हैं वो a cos t कामा b sin t, ये हम इस पॉइंट के जर्नल कोऑर्डिनेट लेते हैं, इस पॉइंट के, ठीक है ना। ये हमारा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के जर्नल कोऑर्डिनेट ये लेते हैं। ये मेजर एक्सिस होता है, ये a के बराबर होता है इधर। ये सेमी मेजर एक्सिस, ये भी a के बराबर होता है। ये मेजर एक्सिस 2a के बराबर होता है। ये इसका फोकस होता है। फोकस से जो हम ये परपेंडिकुलर डालते हैं इसको लेटस रेक्टम कहते हैं। इसका लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a के बराबर होता है। और सेमी लेटस रेक्टम इसका हाफ होता है। तो यदि हम सेमी लेटस रेक्टम की बात करते हैं तो इसका हाफ होता है, ये b स्क्वायर अपॉन a के बराबर सेमी लेटस रेक्टम होता है, ठीक है ना बच्चों। अब यदि ये एलिप्स है हमारा और इस एलिप्स में ये जो है ना, यदि हम एक डायमीटर आपका ये ड्रॉ कर दें, एक डायमीटर आपका ए ड्रॉ कर दें जो इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाए, तो इनको बच्चों हम कॉन्जुगेट डायमीटर कहते हैं, ठीक है ना। ये जैसे पॉइंट आप इस सेंटर को अपन चलो सी मान लेते हैं, तो ये CP हो गया, ये CD हो गया। ये जो आधे आधे होते हैं ना, इनको सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर कहते हैं। और चूंकि 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए यदि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में 90 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे a cos t प्लस 90 करते हैं तो माइनस का a sin t हो जाता है, ओके। और यहाँ पर b sin t प्लस 90 करते हैं तो ये b cos t हो जाता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे ये हो जाते हैं, ये हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे इस पॉइंट के बच्चों कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। और यदि हम टेंजेंट की बात करें, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है, एलिप्स के टेंजेंट का इक्वेशन हो जाता है। इस पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट निकालें तो इस पॉइंट पे टेंजेंट हमारा होता है a cos t इंटू एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस b sin t इंटू वाई अपॉन b स्क्वायर इजुकल टू 1। इसको यदि हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, ये कैंसिल कर दें और a b एलसीएम निकाल लें। यदि हम a b एलसीएम निकाल लें तो यहाँ पे एक एक बचेगा, तो ये b cos t इंटू एक्स प्लस का a sin t इंटू वाई इजुकल टू 1। यानी इसके टेंजेंट के इक्वेशन की बात करें, यदि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें, एलिप्स के टेंजेंट के इक्वेशन की बात करें तो एलिप्स के टेंजेंट का इक्वेशन होगा b cos t इंटू एक्स प्लस a sin t इंटू वाई इजुकल टू ए बी। ये इसके टेंजेंट का इक्वेशन होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बच्चों। तो ये कुछ बेसिक बातचीत है एलिप्स की, ये अपन को मालूम होना चाहिए। ये एलिप्स के बारे में कुछ हमने बेसिक बातचीत आपको बताई बच्चों। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यही कहते हैं आपसे कि ये एलिप्स का इक्वेशन है, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड रो फॉर एलिप्स। एलिप्स के लिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें। पहला क्वेश्चन हम यही दे देते हैं बच्चों। तो यदि हम एलिप्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कहें तो बच्चों सबसे पहले आप इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि पैरामेट्रिक फार्मूला लगाकर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है ना। तो इसका यदि हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कहें, हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो आप पहले तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लो, x इजुकल टू a cos t और y इजुकल टू b sin t। ये पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लो। अब बच्चों इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो x डैश निकाल दो, तो x डैश कितना आ जाएगा, माइनस का a sin t आ जाएगा, ठीक है ना। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, x डबल डैश निकाल दो तो माइनस का a cos t आ जाएगा ना, sin t का cos t। y डैश निकाल दो बच्चों तो y डैश बराबर आ जाएगा b cos t और y डबल डैश निकाल दो तो y डबल डैश आ जाएगा माइनस का b sin t, ठीक है ना। अब इसका आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला लिखो और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो बच्चों। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला हमें मालूम है कि भाई यदि इसका इक्वेशन है तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला रो बराबर होता है बेटा x
डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। तो अब ये फार्मूला लगाकर बच्चों हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले में आप ये वैल्यू रख दो। तो एलिप्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर, यानी यहाँ पर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टी, है ना, इसका होल टू द पावर 3/2 अपॉन में एक्स डैश वाई डबल डैश, एक्स डैश का मतलब माइनस का ए साइन टी, ओके, और वाई डबल डैश माइनस का बी साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। माइनस साइन लगाएंगे वाई डैश का मतलब होता है बी कॉस टी और एक्स डबल डैश तो माइनस का ए कॉस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से ए बी आप कॉमन ले लो, नीचे से ए बी आप कॉमन ले लो, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एलिप्स का आपका बच्चों ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी होल टू द पावर 3/2 अपॉन, यहाँ पर यदि ए बी कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आया एलिप्स का। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एलिप्स। और बच्चों यदि आप इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को एक्स और वाई के टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो बेटा इसको हम एक्स और वाई के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा एक्स और वाई के टर्म में? जैसा कि हमने यहाँ से देखा था, यहाँ से हमने क्या लिखा था, एक्स इक्वल टू क्या लिखा था, ए कॉस टी, और y इक्वल टू हमने क्या लिखा था, b साइन टी। तो यदि इसको x और y के टर्म में लिखना है तो cos t की जगह x अपॉन a रख दो और sin t की जगह y अपॉन b रख दो, तो a अपॉन b, a और b x और y के टर्म में आ जाएगा। मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि x y के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sin t की जगह y अपॉन b, है ना, ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप a स्क्वायर एज सच साइन स्क्वायर टी यानी y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर एज सच कॉस स्क्वायर टी यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन ए बी। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्स और वाई के टर्म में आ गया। तो बच्चों जब कभी भी एलिप्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो एलिप्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरीके से निकाल देते हैं बेटा, ठीक है ना। अब इसमें बेटा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन यहां तक सबका सोल्यूशन सेम रहेगा बेटा, यहां तक सबका सोल्यूशन सेम रहेगा। अब हम डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस लिखेंगे और उनको सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन सभी में यहां तक आप हर क्वेश्चन में ऐसे ही करोगे, इसके आगे बस थोड़ा सा काम और करना रहेगा। यहां तक आपको हर क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां तक आपको ऐसे ही करना है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एलिप्स। अगले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है बच्चों, प्रूव दैट प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर at end point of major axis, radius of curvature at end point of major axis is semi-latus rectum। ये आपसे कहा गया, यानी एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, ये बच्चों एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0 होंगे। और बच्चों ये एंगल आपका t होता है, जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो इस जगह पे t की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आपको ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने कहाँ निकाला बेटा, इस पॉइंट पे निकाला। अब आपसे इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कहा गया, तो ये जो फार्मूला आपने लिखा है इसमें t की जगह 0 रख दोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस आ जाएगा, क्योंकि मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पर t 0 होगा। तो अब हमसे कहा गया प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस इज सेमी-लेटस रेक्टम। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हम सिर्फ एक काम करेंगे, हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एंड पॉइंट ऑफ
मेजर एक्सिस एट एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, टी की जगह 0 रख देंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस पे आ जाएगा बेटा। टी की जगह 0 रखोगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर t1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर की पावर 3/2, ओके, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा अपॉन ए बी। तो यानी ये क्या आएगा बेटा, ये बी क्यूब अपॉन ए बी आएगा, एक बी बी कट जाएगा बेटा, तो ये क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर आएगा, एक बी बी कट जाएगा, और बी स्क्वायर अपॉन ए क्या होता है, सेमी लेटस रेक्टम। तो ये किसके बराबर आ गया, ये सेमी लेटस रेक्टम के बराबर आ गया। तो यदि आपको ये प्रूव करना है कि इलिप्स के मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होगा, तो यहाँ तक बच्चों आप ऐसे ही सॉल्व कर लो, यहाँ तक ऐसे ही सॉल्व कर लो, और इसमें t बराबर 0 रख दो, तो आपका मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं ना। तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पर यदि आपको निकालना है तो अपन को क्या करना है, t बराबर 0 रख देना है, तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा बेटा। ठीक है जी। अगला एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कई क्वेश्चन इलिप्स में बच्चों बनते हैं और सबको करने का बहुत आसान तरीका होता है, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि हम आपसे कह रहे हैं कि इलिप्स के केस में प्रूव करो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होगा, रो बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। अगले केस में हम कह रहे हैं कि आप ये प्रूव करें कि रो बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। यहाँ पे ये जो p है ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे आपसे ये कहा गया है p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin on tangent, p is length of perpendicular from origin on tangent। तो आपको ये प्रूव करना है बच्चों। अब बेटा ये टेंजेंट का इक्वेशन दिया था हमने, ठीक है ना। अब इसके ऊपर ओरिजिन से यदि हम परपेंडिकुलर की लेंथ निकालें तो x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ आएगी ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन है बेटा। इसके ऊपर यदि ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालें तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से होगी। अब यहाँ से बेटा इसको स्क्वायर करके रेसिप्रोकल कर लो, मतलब इसको इधर ले जाओ, इसका स्क्वायर कर लो। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं बेटा कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, है ना। होल स्क्वायर कर लिया, इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर कर दिया, इस टर्म को हम यहाँ ले आए। और अब ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने ऐसे ही सॉल्व किया बेटा, और यदि हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना था तो यहाँ तक तो बच्चों हमने इसको ऐसे ही सॉल्व किया। और अब इसमें हमने एक काम कर दिया, हमने लिखा रो इज इक्वल टू ये जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी है, ये जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी है, इसकी जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर रख दिया। तो इसकी जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन ए बी। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा बच्चों, हट जाएगा ये ए क्यूब बी क्यूब अपॉन पी क्यूब और ए बी। अब बच्चों एक ए बी कट जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। तो बच्चों हमने ये भी प्रूव कर दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यदि निकालना है इलिप्स का तो इसका कोई टेंजेंट होगा, टेंजेंट के ऊपर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ p है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा रो बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब के बराबर होगा। मतलब हर क्वेश्चन में यहाँ तक तो आपको करना है, फिर इसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर देना है, तो बच्चों आगे के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। ठीक है ना। एक और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करते रहना है और ये इलिप्स के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके आते रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए एक और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। अब आपसे ऐसा कहा गया कि भाई ये आपका इलिप्स है ना, और ये कहा गया है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो भी अगला क्वेश्चन का नंबर है वो लिख लेना। इफ रो 1 एंड रो 2, इफ रो 1 एंड रो 2 आर रेडियाई ऑफ कर्वेचर, आर रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट end point of semi conjugate diameter, semi conjugate diameter, okay, then prove that आपको प्रूव करना है
ये सेमी के कॉन्जुगेट डायमीटर के एंड पॉइंट है ना। तो आपको अब प्रूव करने के लिए कहा गया बच्चों, देन प्रूव दैट ρ1 टू द पावर 2/3 प्लस ρ2 टू द पावर 2/3, ρ1 टू द पावर 2/3 प्लस ρ2 टू द पावर 2/3 इंटू AB टू द पावर 2/3, AB टू द पावर 2/3, ये बच्चों बराबर प्रूव करना है A² प्लस B² के। अब ये आपको प्रूव करना है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये कॉन्जुगेट डायमीटर है बेटा, है ना। ये कॉन्जुगेट डायमीटर के एंड पॉइंट होते हैं, ये सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर होते हैं, ये इनका एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आपने निकाला ही है, ये आपका ρ1 हो गया, ये ρ1 हो गया। यहाँ पर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने निकाला ही है, ये ρ1 हो गया। और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ρ2 है, यहाँ पे आपका ρ1 हो गया, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ2 है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए ये जो कुछ भी आया है इसमें t की जगह t + 90 रख दो, क्योंकि ये जो एंगल है ये 90 से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ρ2 निकालने का तरीका ये होगा, ρ2 निकालने के लिए इसमें t की जगह पर t + 90 रख दो, तो आपका बच्चों ρ2 आ जाएगा। ρ2 निकालने के लिए इसमें t की जगह पर t + 90 रख दो, तो ये आपका ρ2 आ जाएगा। कैसे आएगा, t की जगह t + 90 रखो तो A² और ये cos² t हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, ये आपका B² और ये sin² t हो जाएगा, है ना। sin² t हो जाएगा, साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, होल टू द पावर 3/2 अपॉन AB, ये आपका बच्चों आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये ρ2 हो जाएगा, ρ2 के साथ AB का मल्टीप्लिकेशन होगा और ये पावर